नमस्कार, स्वागत है आपका HN24/7 पर और मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन चौपाल और इस जन चौपाल में इस वक्त मैं राजधानी देहरादून के क्लॉक टावर पर मौजूद हूं, जहां हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2027 के विधानसभा आम चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। इस बार क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस नई रणनीति बनाते हुए वापसी करेगी या फिर नए दल के रूप में जिस तरह से अन्य पार्टियां लगातार जो है जोर आजमाइश कर रही है कि कोई अपने आप को अग्रणी भूमिका में रख पाएगा, क्या कुछ जनता सोचती है। और इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब मन टटोलने का वक्त जो है क्योंकि आ चुका है, तो जनता सीधा रुक करते हैं, बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील अग्रवाल। सुशील जी, क्योंकि 2027 का चुनाव है, बेहद नज़दीक अब चुनाव की रणभेरी कुछ ही दिनों में बजने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 2027 के चुनाव को लेकर, तो आखिरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, यूकेडी की बात हो या अन्य पार्टी जो लगातार जो आजमाइश कर रही है, क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ रहने वाला है? मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि अच्छा ही होगा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अभी तक हमारे यहाँ सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और जो धामी जी की सरकार है वो सब कुछ बिल्कुल हर एक क्षेत्र को, हर एक वर्ग को साध के चल रही है। और मुझे तो यही लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका विश्वास लेके चल रही है और 2027 में पहले से भी ज़्यादा हम मत हासिल करेंगे और जो सरकार हमारी है इसी को हम रिपीट करेंगे। इसी सरकार को रिपीट करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है कि 10 साल से लगातार जो सरकार सत्ता में है वो लगातार कामकाज की बात करती है, डेमोग्राफी की बात करती है, यूसीसी की बात करती है, नकल विरोधी कानून की बात करती है। आप किस तरह से देखते हैं? व्यापारी वर्ग की बात हो तो आजकल तो व्यापारिक वर्ग बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि जब भी कोई परिवार पर संकट आता है तो उस संकट का समाधान जब हम परिवार एकजुट होकर चलेंगे तभी उसका समाधान कर पाएंगे। आज अगर ये संकट है, वैसे तो ये संकट पूरे विश्व में है, पर अगर हम अपनी बात करें कि ये संकट आज हमारे देश पर है तो हमें इस सबको मिल के एकजुट होके इस समस्या का समाधान करना है, ना कि इसमें नाराज होके हमें इसको कोई हल निकाल पाएंगे। तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे जब हम सब लोग एक साथ एकजुट होके। और समस्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय गेहूं का, अनाज का संकट था देश में। तो उन्होंने जनता को आह्वान किया कि आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखेंगे। पूरे देश की जनता ने एक दिन व्रत रखा और देश अनाज जो था वो बाहर से मंगाने का हमने संकल्प लिया था कि हम बाहर से अनाज नहीं मंगाएंगे, गेहूं नहीं मंगाएंगे। वो पूरा हल निकला। आज अगर सरकार हमारी ये बात कह रही है कि हमारे ऊपर संकट है, वैसे तो मैं नहीं मानता कि कहीं कोई संकट है, पर संकट अगर है तो हमें मिलजुल के मुकाबला करना है और सरकार का साथ देना है, अपने संसाधनों में कमी करनी है, तभी हम इसका हल निकाल पाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप बात अगर राजनीति के तौर पर 2027 चुनाव की बात करें तो 2027 को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कुछ रहेगी रणनीति कि किस तरह से जो है सरकार कौन सी इस बार बनेगी? 27 में जनता क्या सोच रही है वही हम जानने पहुंचे। आपका क्या मन कहता है? देखो, हम तो पूरी कोशिश करें कि हमारी कांग्रेस सरकार 2027 में बनेगी, क्योंकि इस सरकार में ना तो कोई कानून व्यवस्था सही है, भ्रष्टाचार इतना हो रखा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रखे हैं। महिलाओं का कहते हैं सिर्फ ये कि महिलाओं के हम 33% आरक्षण देंगे। जब 2023 में बिल पास हो रखा है तो उस बिल को पास क्यों नहीं करते? ये क्यों परिसीमन के नाम पर जो है कांग्रेस को बदनाम करने में लगे रहते हैं? और रही बात है, जो कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि रोज आप पहाड़ों में देखो, अंकिता भंडारी को देखो, आज तक न्याय नहीं मिला। सरकार न्याय दिला ही नहीं रही है। वो कानून व्यवस्था और धर्म के नाम की राजनीति है और कुछ नहीं है। अब वो भी इनकी धर्म की नीति जो है खत्म हो गई है। अब जनता समझ गई है कि जो है क्या करना है हमें, सरकार क्या कर रही है। हमें सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है, ये जुमले देती है, कुछ कर नहीं रही है। तो डेमोग्राफी की बात होती है, डेमोग्राफी की अगर बात करते हैं तो ऋषिकेश से कुछ बांग्लादेशी संदिग्ध जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ऑपरेशन कालनेमी चलता है। आपको नहीं लगता जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो कुछ गिरफ्तारियां हुई
वो सही थी और इस स्तर पर जो है सरकार को आगे बढ़ना भी मैं चाहिए। ये कहता हूँ जितने भी लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये नहीं कि मतलब मैं तो कहता हूँ खड़े होकर सीधा गोली मार देनी चाहिए कि जो अगला कोई कुछ ही कर ही ना सके। लेकिन हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि जो है कत्ल करने के बाद वो जो है 3-4 साल बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उनको जो है मंत्रियों का शोषण मिला होता है, मंत्री उनके साथ होते हैं। तो हम इसमें कानून व्यवस्था इतनी खराब हो रखी है। तो जब से बीजेपी आई है बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है ना। बेरोजगारी की तरफ ये बात नहीं करते ये, और महंगाई की तरफ ये बात नहीं करते ये, और तरफ जो है ना आदमी का ध्यान बदलते हैं जिससे कि जो है जनता का ध्यान बदला जाए। तो 27 में आप लोगों की रणनीतियाँ क्या है? हमारी रणनीति है, हम पूरी तैयारी पे है और 2027 में कांग्रेस सरकार लाएंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नेता है वो प्रीतम सिंह जी हुए जो कि चुनाव समिति के जो अध्यक्ष है इस समय, वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। चारों तरफ पूरे जो है गढ़वाल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबसे जो है मुलाकात कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो है हमारी सरकार 2027 में आ जाए। ठीक है, आपसे भी जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत जायसवाल, मैं जी। प्रवक्ता हूँ आपका दून उद्योग व्यापार मंडल। आप व्यापार मंडल का प्रवक्ता है, लेकिन अगर हम दून बात वाली करें उद्योग व्यापार मंडल। जिस तरह से, अगर हम फिलहाल वक्त की बात कर लें तो फिलहाल वक्त में पेट्रोल ईंधन को लेकर के कहा जा रहा है कम खर्च कीजिए। इसके साथ साथ जो है सोने को लेकर कहा जा रहा है कि 1 साल तक मत खरीदिए। व्यापारी कह रहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदा जाएगा तो उसका व्यापार कैसे चलेगा, नक्काशी करने वाले लोगों का घर कैसे चलेगा। और इसके साथ साथ अगर ये कुछ रहा तो 2027 कैसे आसान होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल HNN के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि घर का अगर मुखिया अगर अच्छा होगा तो परिवार बहुत अच्छा चलेगा। आप भी जानते हैं कि अगर किसी परिवार में संकट आता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आता है मुखिया पे आता है। आप मानते हैं इस बात को? अगर मेरे घर में 1 किलो अनाज है और मुझे पता है कि 1 हफ्ता मेरे घर में अनाज नहीं आना, तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरी खपत रोज की 100 ग्राम है या 200 ग्राम है तो मैं उस 200 ग्राम को क्या करूँगा, 10% कम करूँगा, जो कि मैं 1 हफ्ता प्रॉपर चला पाऊँ। दूसरी बात, आप जो बात बोल रहे हैं गोल्ड की और आपकी क्रूड की, तो ये आप उन लोगों से, जो मैं कुछ ऐसे लोगों से तक मैसेज ये पहुंचाना चाहूँगा जिनको थोड़ा सा ज्ञान नहीं इस चीज़ का, कि मोदी जी ने जो ये बोला हुआ है कि आपका गोल्ड का ये क्यों बोला गया है या क्रूड का क्यों बोला गया है, क्योंकि जिस तरह का भी माहौल चल रहा है आपका विश्व में, वो आप देख रहे हैं, ग्लोबल टेंशन है। अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे, इंडिया को छोड़ के बाकी देशों में देखोगे तो दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे को रुपी, आज अगर हम रुपए, हमारा अगर मैं या तो मैं डॉलर को बढ़ावा दूंगा या मैं अपने रुपए को, करेंसी को बढ़ावा दूंगा। मैं अपने मोदी जी ने जो आपने आग्रह किया है, ये इसलिए किया गया है कि अगर हम ये चीज़ पालन कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो डॉलर है हम उससे compete कर पाएंगे, हम जो पैसा है, हमारा जो रुपये है, हम जो है उसको मेंटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर से कोई चीज़ यहाँ मंगाएंगे, अगर कुछ टाइम समय के लिए, देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे खाना है। गोल्ड की ज़रूरत तब होती है जब घर में विवाह हो, बच्ची कन्या का विवाह हो या पुरुष का विवाह हो, तो उस समय में उन्होंने मना नहीं किया कि आप मत खरीदिए। उन्होंने कहा है आप खरीदिए मगर कम कीजिए। ये नहीं है कि जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो कि आपके पास अगर बल्क में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप इन्वेस्टमेंट के दौर में क्या करोगे, कुछ परसेंटेज आप गोल्ड में डालेंगे। मैं कहता हूँ आप वो इन्वेस्टमेंट का जो गोल्ड है उसको हटा के और भी बहुत सारे हैं, हमारी इकोनॉमी है, स्वदेशी योजना है, आप कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं जहां पर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी और जो हमारी देश की व्यवस्था जो है बनी रहेगी। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत लोगों तक बहुत क्लियर पहुंच जाएगा। जो ये गोल्ड की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये सिर्फ कोई खलबली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ, मैं एक आपको ही मौका मिलेगा कि मैं ना कांग्रेस और ना बीजेपी के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीइंग एज ए कॉमन मैन, बीइंग एज ए लेमैन, मैं उन लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि रुपए और डॉलर में फ़र्क क्या है। आज अगर मुखिया बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि हमारा जो रुपए है वो मेंटेन रहे। वो इसलिए बोल रहा है कि गोल्ड जो है आपने शादी ब्याह के लीजिए, एक्स्ट्रा बल्क आप जमा करने के लिए मत लीजिए कुछ समय तक के लिए। यही एक वजह है जो मैं चाहूँगा कि एक कॉमन मैन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाए कि हमारे जो मुखिया हैं उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है। चलिए, ये तो बात इस गोल्ड की रही।
लेकिन अगर हम 27 की बात करें तो उसको विजन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में चुनाव होने हैं। 27 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां जो है एडी से सर तक जोर लगाने में लगी हुई है कि किस तरह से वो वापसी सत्ता में करें, सत्ता में हैट्रिक लगे, इस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है। तो आप उसको कैसे सोचते हैं कि आखिरकार प्रदेश के इस वक्त के हालात क्या कुछ कहते हैं और आने वाले वक्त में किसको मौका मिलेगा? देखिए, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मैं अगर ग्लोबल टेंशन के बारे में देखूं, एशियन गल्फ में देखूं, जिस तरह से आप लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, जब ईरान से जो आपके टैंकर्स नहीं निकल रहे थे, इंडिया के टैंकर्स फिर भी आए हैं। किसी को आपको ऐसी दिक्कत हुई है कि आपके घर में चूल्हा ना जलाओ? मैं कहता हूँ मुझे दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे आप 50 लोगों से पूछोगे, उन 50 लोगों में कोई चूल्हे के जलने की कोई दिक्कत नहीं आई है। परंतु यही अगर टेंशन आप गल्फ कंट्रीज में आसपास के लोगों को देखोगे तो वहाँ टेंशन जरूर आई है। ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व है मुखिया का। अगर मुखिया अच्छा होगा ना तो पूरा परिवार बहुत बढ़िया होगा। और पूरा परिवार मतलब अगर बारिश बहुत तेज हो रही है, छाते में अगर 2-4 छेद होंगे तो भैया पानी गिरेगा। मगर मुझे पता है मेरा छाता बड़ा स्ट्रांग है और जो है हम सकुशल, हमें अभी तक मुझे पता है हम एज अ भारतीय नागरिक, जो ग्लोबल टेंशन है हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहूंगा कि 27 में भी एक अच्छा मुखिया हमारे देश के लिए आए और एक ऐसा मुखिया जो आपका जन कल्याण के लिए और जो बाहरी क्षेत्र के जो अभी ये चीजें चल रही हैं उससे वो हमें बचा करके हमारा एक अम्ब्रेला बन के आए। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं पंकज मैसून, मैं पंकज जी, अध्यक्ष दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल देहरादून। पंकज जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में कुछ ही महीने वक्त के बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव में तमाम इश्यूज जो है सामने आते हैं, किस तरह से आप देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, क्या जनता का मूड है इस वक्त? देखिए, मैं बताऊं, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि कुछ चीज़ें, कुछ भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है वो ये फैलाई जा रही है कि क्योंकि मैं ज्वेलरी उससे भी आता हूं, मैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय स्वर्णकार 35-45 का। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से ये भ्रांतियाँ आ रही है कि सोना ना खरीदा जाए, और प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि सोना नहीं खरीदना है। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जिसको जितनी ज़रूरत के हिसाब से काम करें उतना अच्छा होगा देश के लिए। आज की डेट में आप देखिए कि जिस प्रकार से आज युद्ध की स्थिति है और गल्फ कंट्रीज से आता है सारा क्रूड ऑयल, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों को ले करके ये समझ में आता है कि इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था है वो डगमगाए ना, जो हम लोग तक चीज़ें प्रोवाइड हो रही है उसमें दिक्कत ना आए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने वाक्यों में बोला था कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उतना काम करे। उनका कहने का ये मतलब था, और लोगों ने और विपक्ष ने ये समझ लिया कि, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बोल दिया कि सोना अच्छा। ज्वेलरी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता ज्वेलरी में। ज्वेलरी आप देखिए भारत की नारी का सबसे मेन गहना है। अगर वो नहीं पहनती या नहीं होगी, आपकी भी वाइफ होगी, आपके भी घर में लेडीज़ होंगी, वो भी ये कहेगी चलो जी आज एक अंगूठी ले लेते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, इस तरीके की रहती है भारत की। या नाक की लौंग ले लेते हैं, पैर की बिछुआ ले लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 24 कैरेट गोल्ड में होता है, जिसमें ना तो दुकानदार को मार्जिन है और ना ही ग्राहक को मार्जिन मिलता है उसके अंदर, वो खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज से रहता है। तो जो ज्वेलरी हब है, ज्वेलरी खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं करा, उन्होंने कहा 24 कैरेट गोल्ड में जो आप इन्वेस्ट करते हो उसे रोका जाए, जिससे कि जो हमारा पैसा है वो विदेशों में ना जा करके हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में ही घूमे। लेकिन इसका असर कितना पड़ रहा है बाजार में, क्योंकि अगर हमने जिस तरह से बातचीत की है इससे पहले भी, तो लोगों का मानना है, व्यापारियों का मानना है कि इंक्वायरीज तक जो है बंद हो गई है, लोग कम आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ समय के लिए ये सब चीज़ें इसलिए हो जाती है कि जैसे अब प्रधानमंत्री जी अगर कोई वाक्य बोल रहे हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा रह जाता है कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या होने वाला, क्योंकि उनको पहले से ही सब चीज़ों का ज्ञान रहता है कि अगर आने वाला समय किस प्रकार का है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये शब्द बोले हैं कि भाई आने वाला जो समय है हो सकता है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए, और वो भी 10-20% चांस रहते हैं, तो तभी गवर्नमेंट जो तभी सतर्क हो जाती है कि ये चीज़ें देश के हित में नहीं हो या हो, वो सब चीज़ें लोग समझ के ही बोली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बोला वो ये बोला कि भाई भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, उस कारण उन्होंने अपने ये वाक्य जनता के लिए बोले कि भाई आप लोग थोड़ा सा संभल कर चलिए। पेट्रोल आप देखिए कि जितने भी आज की डेट में, पहले जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता, उन्होंने अपने आप को गाड़ियों, क्या मान लो 10 गाड़ी का काफिला था उसे 4 में बदल दिया। तो क्यों बदला? स्वयं मोदी जी ने अपने काफिले में कटौती करी, जबकि वो प्रधानमंत्री है देश के, जबकि उनकी सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए।
क्योंकि अगर मुखिया सलामत रहेगा तभी देश भी सलामत रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तक भी कम कर ली थोड़ी। तो ये सब जो संकट जब आता है तो हर आदमी अपने अपने स्तर से देश के लिए काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब आप आसाम कैसे में- देख हाँ बताइए। जब आसाम में मुख्यमंत्री जी गए थे शपथ दिलवाने के लिए, तो उनके पीछे पूरा काफिला था। हाँ, वो तो इस समय जब विपक्ष ने, गोदियाल जी ने और बाकी विपक्ष ने आवाज़ उठाई है कि प्रधानमंत्री जी पहले खुद तो करें, तब जनता को संदेश दें, तब उन्हें जो है मजबूरी में ये काम करना पड़ा। और ये भी दिखावा हो रहा है ये कि 50% गाड़ी मुख्यमंत्री जी ने कर दी, प्रधानमंत्री जी ने कर दी। ये सब 2-4 दिन के लिए, दिखावे के लिए है। जैसे कि अब हमारे गणेश जोशी जी है, वो दिखावा कर रहे जी, मैं एक्टिवा में सचिवालय पहुंच गया। मैं देखता हूँ कितने दिन पहुंचेंगे वो। अगर एक दिन फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि मैं जो है एक्टिवा में आ गया। और रही बात है, और जब हमारे मुखिया को पता था कि पहले ऐसे होने वाला है, तो उन्होंने पहले अपने आप को संभाला क्यों नहीं? उन्हें भी तो पहले ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे देश में विपत्ति आने वाली है, तो मैं इसको जो है इसको देखूं। वो तो अमेरिका जी के उसमें घुसे रहे बिल्कुल। मैं कहूँगा क्या है, ट्रम्प के पास जाते रहे, ट्रम्प की बात सुनते हैं, वो जो ट्रम्प बोलेगा वही मानते हैं। वो तो उनके आगे जी करते हैं, ट्रम्प की सारी बात मानते हैं। अब रही बात यह है कि अब हमारे यहाँ देखो नीट की परीक्षा, कितने हजारों लोग बच्चे जो है इस समय परेशान हो रखे हैं। ये परीक्षाएं जो क्यों फेल होती हैं ये, और कौन पकड़ा जाता है परीक्षाएं। और ये सब प्रशासन सही नहीं है ना, प्रशासन की कानून व्यवस्था खराब है। अगर सही व्यवस्था होती तो ये ऐसे क्यों हो? अभी हम हमेशा फेल। सुनारो का काम हमारा बंद है, 4 दिन से बिल्कुल काम धाम नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है। और जब से ये हुआ है तब से सुनारो का काम बिल्कुल ठप है, कोई काम धाम नहीं। लेकिन आप ये नहीं मानते कि जब इस तरह की स्थिति आती है, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो प्रधानमंत्री की इस दौर पर जो है साथ देना चाहिए? हो सकता है आने वाले वक्त में पहले सोचनी चाहिए थी ना कि ये संकट आने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार बताते रहे कि कोई संकट आने वाला है, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी। और अभी ये हाल है कि हमारी दुकानों पे कोई कस्टमर नहीं है। 4 दिन से जो हैंड टू माउथ कमाने वाला है वो इस समय लाचार है। तो क्या कुछ संकट है आप लोगों के सामने, क्या करेंगे अब? कुछ इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, जो गवर्नमेंट कह रही है उस हिसाब से चल रहे हैं। अब सोने का भाव भी कल से बढ़ गया है, और सोने का भाव जो था वो एकदम से उछाल कर गया। सुनार एसोसिएशन इस पर एक्शन उठाएगी, और उठाना भी चाहिए। हम उनका पूरा समर्थन देंगे। सुनार एसोसिएशन को इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए, अपना धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। अब सुनार तो मान गया करोड़पति अरबपति बहुत है, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। और रही बात है उनके एक संदेश से पूरा व्यापार, लोग परेशान हो गए कि हम जो है अपनी जो EMI कैसे देंगे, कर्मचारियों को खर्चा कैसे देंगे। उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन सब व्यापारी परेशान। मुखिया का ये काम है कि जी अगर कोई परेशानी भी आए ना, तो वो बोले कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो तो ये कह रहे जी आप ऐसे करो वैसे करो, कि जी हाँ मानते हैं, हम साथ पूरा देंगे। मैंने भी लिखा है परसों हिंदुस्तान अखबार में और अमर उजाला में कि जी हाँ जिनके घर में 5 गाड़ियाँ हैं वो एक गाड़ी को यूज़ करें, 4 गाड़ी ना चलें। वो हम भी साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम देश के साथ हैं। कांग्रेस कभी देश से वो नहीं है। जब देश में संकट आएगा तो कांग्रेस सबसे पहले खड़ी हुई है, ये बीजेपी वाले बाद में आएंगे। सर एक प्रश्न है मेरा, समझ गए? एक प्रश्न है सर, एक प्रश्न है। मैं आपसे, मैं देखो ना पक्ष ना विपक्ष, मैं कॉमन मैन की तरह एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि एक गिलास में पानी भरा पड़ा है और वो आधा गिलास है, आपको उसको किस नजरिए से देखेंगे? देखो जी ऐसा है, नहीं, आप बताइए किस सुनो, किस सुनो, तरह से देखना चाहेंगे? सुनो मेरी बात सुनो। जवाब दे रहे हो? जब आपको ये पता है कि पानी आधा गिलास हो गया है, पूरे से नीचे आ रहा है वो, तो आपको उसको ये देखना चाहिए प्रश्न ना। आप समझे नहीं, जब अभी आधा कम नहीं हुआ चलिए, है। उनका एक सवाल था, वो उसका जवाब मैं उनसे ले लेता हूँ, पंकज जी से। पंकज जी आप ये बताइए, उन्होंने कहा कि सोने का जो व्यापारी है वो सराफा बाजार में जो है इस वक्त गिरावट है, उसकी वजह से परेशानी जो है कहीं ना कहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर देश को संकट से उभारना है तो थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आप देखिए कि अगर हम लोग अपने घर में भी कोई काम करते हैं ना, और साफ़ सफाई का या किसी भी चीज़ थोड़े दिन परेशानी होती है, तो प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज इतनी स्टेटों में जो भाजपा की सरकार है वो क्यों है? यानी कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करें तभी तो, नहीं तो प्रयास तो सारी पार्टियां कर रही है कि हम सब जगह हमारी सरकारें हों। लेकिन आप देखिए बंगाल, जहां लगातार पिछले 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हों, और जहां जो ऐसा तिलस्म था जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, उसे प्रधानमंत्री जी ने तोड़ने का काम करा।
आज बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई। असम में जहाँ कोशिश की जाती थी कि कांग्रेस की शायद सरकार बन जाएगी, लेकिन वहाँ भी आपने देख लिया। आप देखिए पौंडीचेरी में देखिए, अभी 5 स्टेटों के इलेक्शनों में 3 स्टेट में भाजपा जो सरकार लाई है वो कहीं ना कहीं नीति और रीतियों से तो आई होगी या बिना नीति और रीतियों से आ गई। अब विपक्ष के पास तो मुद्दे है नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखिए हमारे प्रदेश की भी मैं बात करूँगा तो आज यहाँ की जो चीज़ें चल रही है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है धामी जी, वो अपने स्तर से अलग अलग ऑपरेशनों के तहत कभी कालनेमी, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी कई चीज़ों के खिलाफ लगातार लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं कि जो हमारा जो समाज है, जो हमारी जो जनता है वो प्रभावित ना हो। लेकिन थोड़ी बहुत त्रुटियां तो हर जगह रहती है ना। अब उस त्रुटियों को आप भुना नहीं पा रहे, आपके पास कुछ है नहीं अब बोलने के लिए। आप ज़बरदस्ती जो चीज़ें नहीं होने वाली है उन्हें लेकर के जनता के सामने जाओगे तो जनता आप पे विश्वास कहाँ से जताएगी? जनता तो उस पर विश्वास जताएगी ना कि जिनके ऊपर जो देश हित का काम करेंगे, जो देश के लिए काम करेंगे। आज चाहे योगी जी हों, मोदी जी हों और चाहे पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल हो, वो इस ध्येय पे है कि जनता को किस प्रकार से सहूलियतें मिले, किस प्रकार से सहायता पहुँचे, किस प्रकार से चीज़ें दुरुस्त हों और आने वाला जो संकट है उससे किस प्रकार से दूर हो। ये सब चीज़ों में लामबंद है इस समय। एक सुझाव है, एक सुझाव जो मैं कहना चाहूँगा, जो बात हो रही है गोल्ड की, आप अगर गोल्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग जो है 50% वो क्लाइंट आता है जिनके घर में शादी ब्याह होता है, मानते हैं? उनमें से आपका देखिए करीबन आप 35% वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं गोल्ड, और 15% का जो ब्रैकेट आता है उनमें से 10 से 12% का जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट है जो आपका महीने की किटियां चलती हैं, जो लेडीज डालती हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ये मना नहीं कर रहे हैं कि जो 50% है जिनके घर में शादी है, आप निश्चित रूप से जाइए और लेके जाइए। आपको मौका मिलेगा जरूर। और जो आपका किटियां चल रही हैं वो किटियां भी नहीं रुक रही हैं। जो बीच का जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो सिर्फ ये बोला जा रहा है कि वो आप कुछ समय तक इसको आप रोक लीजिए। इसके लिए अगर उनको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, और भी बहुत ऑप्शन है। अगर आपको गोल्ड ही लेना है तो आप गोल्ड ETF में जाइए, आप वहां से ऑप्शन ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो आप वो भी पूरा करिए और अपने देश के साथ आज आप निर्भर होकर खड़े रहिए। जनचौपाल में हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है बातचीत के लिए आज, क्योंकि मुद्दा 27 के साथ साथ उन मुद्दों का भी है जो लगातार करंट में चल रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कम खपत की बात हो, चाहे फिर सोना न खरीदने की बात हो, जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। जनता उस पर अपना मत दे रही है कि आखिरकार इसके बाद क्या कुछ होना चाहिए और कितनी अपील का असर जो है बाजार में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? अशोक अग्रवाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अगर हम बात चुनाव की करें तो चुनाव कुछ दिन बचे हैं और उससे पहले जिस तरह से पेट्रोल डीजल गोल्ड इनको लेकर अपील हुई है प्रधानमंत्री की ओर से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे है भाई, देश का इस टाइम क्राइसिस में चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे उस क्राइसिस के लिए कुछ आगाह कर रहे हैं तो हम जनता को उसके बारे में सोचना चाहिए। ये क्राइसिस तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ही होंगे। अब जैसे सोने के लिए बोला गया है, जब घर में एक क्राइसिस होती है एक परिवार में तो घर का बड़ा अवश्य कहता है कि भाई थोड़ा कंट्रोल करो, तो उस कंट्रोल करने को कह रहे हैं। उसका जिस मर्जी जिस नज़रिए से आदमी देखना चाहता है उस नज़रिए से देख रहा है। लेकिन सर जिस तरह से उसको लेकर अपील की जा रही है, कहा जा रहा है कि बाजार जो है ठंडा होता जा रहा है, लोगों की इंक्वायरी भी कम हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भ्रम की स्थिति भी बन रही है कि आखिरकार करें क्या। और जो लोग हैं चाहे विपक्षी पार्टियां वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। उनका तो काम ही पार्टी का आरोप लगाना ही है। और थोड़े जब क्राइसिस होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हर एक घर के मेंबर को होती है। विपक्ष भी अगर घर का मेंबर बन के रहे तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, विपक्ष रहना तो दिक्कत आएगी। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है सर, कि अगर बाजार में जो गोल्ड का व्यापारी है उसके पास एक साल तक कोई गोल्ड खरीदने ही नहीं आएगा तो व्यापार उसका कैसे चलेगा? नकासी वाले जो लोग हैं जो नकासी करते हैं वो कैसे जो है अपना घर चला पाएंगे? क्योंकि एक सर्कल है सर। या ऐसे बड़े भाई, मेरे यहाँ शादी होगी तो मैं गोल्ड तो लूँगा ही और मुझे मिलेगा भी। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि गोल्ड को बिल्कुल ताला लगा दो। ये है कि ये एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, उसकी तब निगाहें कम करो, बस इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करो, बाकी जो जरूरी है उसका काम तो करना ही करना है। वो तो होगा, हो भी रहा है, होगा भी। ठीक है।
लेकिन सर काफिलों में तो अब कमी आ गई है, पहले भाव काफिले कम कर दिए गए हैं। पहले ही काम बहुत कम था, इस वजह से अब बिल्कुल काम नहीं है। 4 दिन से बोनी तक नहीं हो रही है, जो कि ये गोल्ड की वजह से लोगों में इतना पैनिक हो गया है कि क्या पता भाव नीचे आएगा, भाव ऊपर जाएगा, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ठीक है सर, एक बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो है गोल्ड के दाम बढ़े हैं, लोगों के मन में तरह की संशय हैं, बाजार में लोग नहीं निकल रहे हैं, आह्वान की अपील की जो है असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जो पेट्रोल डीजल को लेकर अब काफिलों में कमी आने लगी है, आप उससे संतुष्ट हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं सहयोग तो करना चाहिए। सहयोग तो तभी करेंगे ना सर, ये चीज़ पहले ही क्यों नहीं बताई गई और एकदम से पैनिक करके बता दिया जाए कि तेल पे, खाने के तेल पे कम करिए। कैसे हो सकता है? घर में अगर 5 बंदे हैं तो कैसे करेंगे बताइए? पहले गैस की लाइन में लगा दिया, गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस, फिर पेट्रोल की लाइन में लगा दिया। अब कह रहे पेट्रोल चलाओ ही मत। क्या तो बैलगाड़ी पे चलेगा इंसान? बताइए किस पे जाएगा? या जो जमाना आज से 100 साल पहले था उसी पे ला के खड़ा कर दिया है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। आपने बहुत दशक देखा होगा, काफ़ी समय से अगर आप देखें तो इस तरह की चीज़ें पहले जो सरकारों में रही हैं उस दौरान भी जो है कई तरह के आह्वान किए गए। आप किस तरह देखते हैं पहले आह्वान में और आज के आह्वान में, अपील में कितना अंतर है और क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है जी, पहले एक आदमी कमाता था तो सारे खाते थे, और आजकल सारे कमा के खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। जी। ठीक है ना? अब बताओ, सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कहते हैं इतने सालों में क्या किया। पहले घी होता था कि डेयरी के पास गुजरो तो खुशबू आती थी, आज खुशबू ही गायब हो गई है। लेकिन सर ये क्या आप मान रहे हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है ये आने वाले समय के लिए किफ़ायती फायदेमंद रहेगा? देखो जी, ऐसे है, मोदी जी हमने कह रहे 2 गाड़ी करे, मैं 2 के लिए एग्री नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री में 4-5 गाड़ियाँ होनी चाहिए, सिक्योरिटी की भी होती है, उसकी भी होती है। अब जब हम कोई आदमी ये रैलियाँ करते हैं, रैलियों पर स्कूटरों पर जाते हैं, तो वो पेट्रोल खर्च नहीं होता, रैलियाँ करनी बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। एडवर्टाइज जो फालतू मीटिंग कर रहे हैं ये बंद करें। और आपका कहना यह है कि जो वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है उसमें नेता भी जो है घरों से ऑनलाइन बैठ करके हाँ, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब काम हो सकता है करना चाहे तो। अच्छा ठीक है, अगर मैं राजनीतिक तौर पर जो है चुनाव की बात करूं तो चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 27 में चुनाव होना है, प्रदेश को लेकर के इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखो जी, इसमें कुछ कह नहीं सकते जी, कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इस तरह से सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है, लगातार कह रही है कि हम तो विकास कार्य कर रहे देखो जी, हैं, जनता तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे है, विकास अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। विकास कैसे हो रहा है वो सबको जानते हैं। अब पलटन बाजार का हाल देख लीजिए, ये स्मार्ट सिटी के नाम से पैसे लगाए, देखो लग रहा है पलटन बाजार ही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम बताओ पे क्या हुआ है? बने हैं, बोर्ड्स के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। और बीच में इन्होंने एक लाइन बीच में सड़क में खोदा था, तो उसमें बनाने के लिए कि हम इसमें इंटरनेट देंगे जी और इसमें ग्रिल लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एक बोर्ड बने हैं। तो ये क्या स्मार्ट सिटी लगता है? आप 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, तो उसमें से एक स्मार्ट सिटी बताइए जो पूरे भारत में बनी हो। करोड़ों अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खाए गए हैं। और स्मार्ट आज सिटी आप कौन सी देख लो, बनी है पूरे कोई भारत बाजार में? देख लो एक स्मार्ट लग रहा है सिटी आपको? बताइए, कोई बनी है? सारी टैलें टूट रही है, सारे ये चैम्बर टूट रहे हैं, सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा अंदर किया गया है। चलिए भाई साहब, मेरा सवाल ये था कि जो सरकार डेवलपमेंट कर रही है, बातचीत कर रही है, फिलहाल जिस हालात को लेकर अपील की गई उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कार्य जारी है। अब मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? जो सरकार कुछ कर रही है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट जो हो रहा है पिछले 10 साल में इतना हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। ये आप देख ही रहे हैं, आप खुद भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। और जहाँ तक क्राइसिस का सवाल है, पूरा वर्ल्ड इस टाइम क्राइसिस से है। आप देखिए, कोई भी कंट्री ऐसा बचा नहीं है, और लोगों ने तो ऑलरेडी डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन शुरू कर दिया है, ये पेट्रोल पे बैन लगा दिया है, डीजल पे बैन लगा दिया है, वीकली हॉलीडेज कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। तो हम अगर कर रहे हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक परिवार का मुखिया जो है, एक 10 आदमी का या 5 आदमी का परिवार है, उसको संभालता है। उन्होंने तो 140 करोड़ लोगों को संभालना है, और उन सब के लिए साथ साथ देश की तरक्की पे भी ध्यान देना है। अभी तक पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं हैं, ठीक है, डीजल गैस के दाम, जो घरेलू गैस है उसके दाम नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना। तो इससे जो है देश का डेवलपमेंट इतना कभी नहीं हुआ है। उन्होंने डेवलपमेंट भी देखना है और देश का कंट्रोल भी देखना है, और वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लोगों कह रहे हैं सोना, उन्होंने ये नहीं बोला मत खरीदो ना, कम खरीदो। तो घर में जो ओल्ड सोना है
पुराना सोना है उसको रीसाइकिल कराइए। उससे क्या है कि बाहर की फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, फॉरेन करेंसी जाएगी नहीं। इस टाइम जो क्रूज आ रहा है, क्रूज ऑयल कितना महंगा हो रहा है, रिफाइंड इतना महंगा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि टैक्स इतने लग रहे हैं, ड्यूटी इतनी लग रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश में जितने भी अलग अलग राज्यों के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो तमाम जो लोग हैं, वो जब कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तो उनको भी इसका डिसीजन लेना चाहिए कि वो वहीं से बैठक भी करें, वहीं से दिशा निर्देश भी जारी करें। अगर वो सफ़र नहीं करेंगे तो पेट्रोल वाकई ही कम होगा। आप ये देखिए ना, सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं, इन्होंने अपनी फ्लीट आधी कर दी है। इन्होंने ये भी बोला है कि एक वीकली ऑफ रखिए, अपने व्हीकल मत निकालिए। लोगों से भी अपील किया है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, 1 डे, नो पेट्रोल डे कीजिए, कि कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी मत निकले, जिससे जो है कुछ हद तक स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड क्राइसिस है, कोई ये खाली इंडिया में नहीं है, खाली पाकिस्तान में नहीं है, खाली बांग्लादेश में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो उन दोनों का जो है जब हल निकलेगा उसके बाद भी ये क्राइसिस रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दी जो इतना लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है या वॉर पे वो सब, तो इसलिए इसका जो है एक ये हल ठीक है कि फिलहाल अपने पे कंट्रोल कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे हालात सुधरेंगे तो आगे सुधरनी है। 5 स्टेट में चुनाव नहीं हुए थे, तब तक मोदी जी ने ये घोषणा क्यों नहीं करी? जब तक तो वो अपना वोट पे इलेक्शन जीतने की वजह से आसाम भाग रहे, सब जगह जा रहे, सब जगह जो है सभाएं कर रहे हैं, वो कितना सब कुछ लेके जा रहे हैं, अपनी पूरी फोर्स लेके जा रहे हैं। तब तक क्यों नहीं घोषणा करी उन्होंने? चुनाव जीतने के बाद ये फोर्स क्यों करा? चुनाव जीतने के बाद क्यों करा? और रही बात ये है कि इस समय ये 50% ये सिर्फ 2-4 दिन के लिए फोटो खींचने के लिए दिखावा है, ये इसे कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया जा रहा है। का कहना ये है कि बंगाल चुनाव तक ये बातें याद नहीं आई, उसके बाद जब बात जो है सब चीज़ें हो गई, चुनाव जीत लिया, उसके बाद ये कहा जाता है कि अब जो है पेट्रोल डीजल को किल्लत को कम करिए, थोड़ा सा वक्त उसको ईंधन को बचाइए। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना है कि बड़े परिवार में अगर कोई क्राइसिस आता है तो घर के बड़े को कंट्रोल तो करने के लिए अपने छोटों को कहना ही पड़ेगा। अब एक बेटा, मेरा ही बेटा अगर मेरे एंटी चला जाएगा तो मैं उसका क्या करूँगा? सुनूंगा तो वही, करेगा तो वही जो कि होना है। मेरे को उस क्राइसिस से अपने परिवार को बचाना है, ना कि एक बेटे के हल्ला मचाने से मैं अपने परिवार को तोड़ दूँगा। पंकज जी, मेरा सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो व्यापारियों के अंदर एक चीज़ को लेकर भ्रम की स्थिति जरूर बनी होगी। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको लेकर आप भी कैंपेन करें। क्या इस तरह से जो बाजार में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसके बाद उसको लेकर अब मोदी जो अपील कर रहे हैं, उसको अपील को लेकर के आप लोग भी जो है लोगों के पास जा रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं क्या कुछ करना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब मिलजुल कर करेंगे तो तभी संभव हो पाएगा। देखिए, हमारे द्वारा ये अपील करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करें व्यापारी अपनी दुकान में आने के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, साइकिल है, इस तरह की चीज़ों का अगर प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारा जो ईंधन है वो बचेगा, और जो हमारे पे संकट आने वाला है उसमें संकट आने में समय ज़्यादा लगेगा। हो सकता है जब समय बीतता है तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो मैं अपने समस्त व्यापारी समाज से भी अपील करूँगा कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करा जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं गाड़ी निकाली जाए, जहाँ जो स्कूटर की ज़रूरत है वहीं स्कूटर निकाला जाए, और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक साइकिल आजकल चल रही है जो सेहत के लिए भी अच्छी है, सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी और पेट्रोल भी बचेगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके कहे हुए वाक्यों में भी जान आएगी कि हाँ भाई, उन्होंने जो जनता से अपील करी है कि जनता उसे मान भी रही है और व्यापारी वर्ग भी उसे मान रहा है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विपक्ष खाली एक एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है माननीय मोदी जी के ऊपर, मैं कह रहा हूँ जब आपकी सरकारें थी तब आप चीज़ें सही कर लेते ना। 70 साल आपने राज करा, उन 70 सालों में ना तो आप अच्छी सड़कें दे पाए, कोई सड़कें नहीं दे पाए आप। आज आप देखिए 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, आप 2.5 घंटे में जो 6 घंटे लगते थे आप ईंधन भी ज़्यादा लगता था, आज वो ईंधन की बचत है कि आप 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जा रहे हो। उसके अलावा आप यहाँ से लखनऊ की सड़क देखिए, देहरादून से लखनऊ कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई कार आदमी 6-7 घंटे में पहुँच जाएगा हैं। आज की डेट में आप ये समझिए कि कहीं भी आना जाना जो है वो कितना सरल कर दिया गया है। जो सड़कों की पर्वतमाला जो सड़कों वाला बनी है आप उसको देखिए, चाहे ऑल वेदर रोड हो उत्तराखंड की, चाहे आउटर की आप कहीं भी जगह बॉम्बे पुणे हाईवे देख लीजिए,
मैं कहीं बैठा था तो मुझे वहाँ पे किसी से बात चल रही थी, तो बॉम्बे पुणे हाईवे की बात हुई, तो इतना सुंदर वो बन चुका है। वहाँ भी बहुत कम समय में आदमी ट्रैवल कर रहा है, जो पहले 7-7 8-8 घंटे लगते रहे, मेरे ख्याल अब 2 घंटे में ही आदमी पहुँच रहा है। तो जब ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की हो रही है, हम जनता को चाहिए क्या? जनता को चाहिए अच्छी सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा। क्या नहीं है हमारे देश में आज की डेट में? अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है क्या? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ है तो है नहीं, वो ज़बरदस्ती कोई ना कोई मुद्दा उठाती है जो फ्लॉप मुद्दा रहता है। और मैं कहता हूँ कि अगर कल विपक्ष आकर के सत्ता में बैठ जाएगा, तो वो क्या उनके पास ऐसी चीज़ है जो जनता के पास बताए तो सही वो, कि हम बैठ करके ये करेंगे, तब तो जनता तुम पे विश्वास करेगी। आज मोदी जी तो कर रहे हैं, तुमने 70 साल में नहीं करा, उन्होंने 11-12 साल में कर दिया। आज उन्हीं के उस विश्वास के ऊपर जनता लगातार, आप देखिए हर स्टेट में सरकार आ रही है। मैं समझता हूँ आने वाले, मुझे जो लग रहा है कि अगले 2029 तक, अगर आज आप समझो कि 19 से 22 स्टेटों में हमारी भाजपा की सरकार नजर आती है, तो पूरी स्टेटों में ही ना हो, कहीं भी कोई ऐसी स्टेट ना बचे कि जहाँ पर भाजपा की सरकार ना हो। मुझे ऐसा भी लगने लगा है अब बंगाल को देखने के बाद। चलिए एक छोटा सा रिव्यू मैं भैया से ले लेता हूँ, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तमाम चीज़ें हैं, अपील भी हो रही है, अपील का असर भी दिख रहा है, युवा क्या सोचता है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील करी है, इसको कुछ लोग इसका इशू बना के, नैरेटिव बना के एक गलत नज़रिए से इसे दिखाना चाह रहे हैं। तो ये इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है उस बात को सोचो। वो एक स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कही है, एक रिक्वेस्ट करी है कि गोल्ड को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, जैसे आपका ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो वॉर को लेके सिचुएशन हुई है, क्रूड ऑयल जो किसी टाइम पे इंडिया 55 रुपये बैरल खरीदता था, $55 पर बैरल खरीदता था, आज वो $120 $130 पर बैरल पहुंच चुका है। तो अगर ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स हो चुकी है कॉस्ट, तो ये हमारे मोदी जी का, सरकार का मजबूत नेतृत्व है कि जिस कारण हमारे देश में 1 रुपया भी तेल का नहीं बढ़ाया गया है, और बाकी के देश में तेल को डबल प्राइस से ज़्यादा हो चुका है। अगर आज की कॉस्ट देखी जाए जो गवर्नमेंट को पड़ रही है, इस हिसाब से तो पेट्रोल का प्राइस 250 से 300 रुपये लीटर होना चाहिए था। अगर 3 गुना हमारी परचेज बढ़ गई है, तो उसकी कॉस्ट भी 3 गुना बढ़नी चाहिए थी। पर ये मोदी जी हैं जिन्होंने आम आदमी की पॉकेट पे जोर ना पड़े, सरकार 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का लॉस खा रही है पेट्रोल पे, पर वो 1 रुपया नहीं बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी की जेब पे असर ना आए। यही गोल्ड के लिए करा गया है कि अपील करी गई है कि जो अनावश्यक ट्रेडिंग हो रही थी गोल्ड में, आप देखते हैं यूएस मार्केट डाउन पड़ा है, तो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो यूएस मार्केट में ना ट्रेड करके गोल्ड में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी थी, जिस वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा था। तो उन्होंने ये अपील करी है कि अनावश्यक सोना ना खरीदा जाए, ये नहीं कहा कि सोना ना खरीदा जाए। इसी बीच जो है, जैसे अपील हुई उसके बाद एक बार फिर उछाल हुई सोने की, फिर जो है सोने की जो रेट में बढ़ोतरी हुई। देखिए, सोने की जो उछाल हुई है वो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से हुई है। जो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ समय पहले जो ग्लोबली मार्केट में सोने के प्राइस बढ़ रहे थे, तो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी थी कि आम आदमी के लिए सोना सस्ता हो जाए। आज हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज पे असर ना आए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है कि अगर थोड़ा सा गोल्ड महंगा कर देंगे तो अनावश्यक ट्रेडिंग्स नहीं होंगी। जो बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे थे गोल्ड में, वो किसी हद तक रुक जाए, हमारा पैसा बाहर विदेशों में ना जाए, यहाँ रुक जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आसानी से आप इन चीज़ों को बता पा रहे हैं, जो युवा है वो समझ पा रहा होगा? क्योंकि ईंधन को लेकर के आज के समय में देखा जाए तो हर युवक के पास बाइक है, तो क्या वो समझ पा रहा होगा कि इस चीज़ को लेके मुझे कितनी बचत करनी है, कितना उस पर काम करना है? बिल्कुल, हर युवा समझ रहा है इस चीज़ को। गवर्नमेंट भी अच्छे से सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से पब्लिसिटी कर रही है, पार्टियाँ, लोग, हम व्यापार मंडल के नाते हम भी अपने व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग कार लेके आते थे बाजार में, हम भी अपील कर रहे हैं वो 2 व्हीलर से आएँ। जो स्टाफ है दुकानों में, अगर 10-10 लोगों का स्टाफ है, तो सारे 10 लोग अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ना लाएं, वो भी आपस में पूलिंग करके आ जाएं। एक दूसरे, मान लो एक एक्टिवा पे 2 लोग बैठ सकते हैं, तो अगर 10 लोग थे तो 5 गाड़ियों में आ सकते हैं। 10 गाड़ियाँ तो 5 गाड़ियाँ कम हुई। तो ऐसे करके चीज़ों को ठीक करा जा सकता है। ये भी टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ना परमानेंटली करने को कहा गया है। जो 2-3 महीने का स्ट्रेस है पूरा ग्लोबल मार्केट में, तब तक के लिए चीज़ें करी जा सकती है, और देश बाजारों में इन चीज़ों को समझाने जैसे मेंटेन है उसे मेंटेन रखा जा सकता है। यानी आप बाजारों में इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यापारियों को। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने हाल ही में, आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल के साथ साथ जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं। तो अभी परसों ही भारत सरकार ने
36 ऐसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स में खेती में यूज़ होते हैं। प्लास्टिक के दाने हो गए, इन सब चीज़ों पे टैक्स हटा दिया है, 0% कर दिया है, जिससे कि किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स महंगे ना हो, सब्जी के दाम ना पड़े, आम आदमी की जेब पे जोर ना पड़े। तो सरकार तो हर प्रयास कर रही है कि आम आदमी की जेब पे जोर ना आए। ठीक है, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं सर, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, गोल्ड, इनको लेकर प्रधानमंत्री अपील करते हैं, कितना असर उसका बाजार में दिख रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए राजनीतिक दल के लोग तो जो है अब उस पर जो है असर जो है काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या आम व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ रहा है? बिल्कुल, आम व्यक्ति तो समझता है, हर समय समझता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल की अपील है वो तो ठीक है, बाकी जो है जैसे गोल्ड के ऊपर उन्होंने अपील की है कि कोई ना खरीदे, इससे तो काफ़ी व्यापार में मंदा आ जाएगा और व्यापारी जो है खाली हो जाएंगे। हमें तो असर देर से होगा, मगर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका तो तुरंत असर हो जाएगा। जब हमारा काम नहीं होगा, हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा, हम उसकी छुट्टी कर देंगे। वो छुट्टी कर देंगे तो वो बेकार हो जाएगा, बेरोज़गार हो जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा। इसलिए कई अपीलें तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर कुछ अपीलें जो हैं मानने योग्य नहीं हैं। जैसे कि भाई सोना ना खरीदो, तेल ना खरीदो, ये चीज़ें ना खरीदो। ये तो चीज़ें फंडामेंटल ज़रूरत है। जिसकी शादी होगी उसे जेवर चाहिए ही चाहिए, वो लेगा ही लेगा। जिसको खाना में तेल बनाना है, तेल से खाना, तो वो तेल खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे उस पर ड्यूटी ज़्यादा हो या कम हो, ये बात अलग होती है। चलिए, अब मैं आप लोगों से सबसे फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, एक मिनट का फाइनल कमेंट कि आखिरकार इसके बाद क्या कुछ लोग आप करने वाले हैं, लोगों को अवेयरनेस करने वाले हैं, किस तरह से इसका अपील का असर रहेगा, और क्या कुछ आप? हम तो यही अपील करेंगे कि एक परिवार के संकट की तरीके से इसको लें, और आज अगर ये संकट देश पे है तो परिवार को मान के चलें और सहयोग करें सरकार का। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे परिवार में एक बच्चा मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मेरे को उस बच्चे के अगेंस्ट जाने से पूरे परिवार को नहीं डुबोना है। उसको बोलने दो, मुझे अपना कार्य करना है। ऐसे मोदी जी को भी अपना कार्य कर लेना चाहिए। जो देश के हालात हैं, पूरे देश के क्या पूरे वर्ल्ड के जो हालात हैं, उस हिसाब से हमारे जो मोदी जी हैं वो ठीक कर रहे हैं। जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे आगे ये भी सुधरता जाएगा। जहाँ तक जिनके यहाँ शादी है उन्होंने गोल्ड तो खरीदना ही है ना, वो है ना कि चलो 100% 80% खरीद लेंगे, घर का रिसाइकिल करा लेंगे। बाकी इसको जो है थोड़ा सा जब ये क्राइसिस सुधर जाएंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा देश बहुत मजबूत हाथों में है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है और कंट्रियों के मुकाबले, और हम पूरा देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करता है। हमारा देश बहुत मजबूत है और आगे बहुत मजबूती की तरफ, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से अच्छे दिन आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छे दिन आएंगे, आप सब लोग देखोगे कि जिस प्रकार से मोदी जी कार्य कर रहे हैं और इस देश को सदुरता से आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस पूरी जनता की जो उनके अंदर एक फ़िक्र दिखाई देती है, पूरी जनता को अपने परिवार की तरह लेते हैं, मैं समझता हूँ आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। और जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है, पूरे वर्ल्ड इस समय दिक्कत में आ रहा है, लेकिन भारत में अभी तक ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ना ही किसी चीज़ की अभी कोई दिक्कत आई है, ना गैस आपके घर आ रही है, पेट्रोल आपको मिल रहा है, आपको कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खाली मैं ये आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप वाहनों का इस्तेमाल करें, तो थोड़ा सरकारी वाहनों का भी इस्तेमाल करें। जिस प्रकार से बसेस चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ज़्यादा वो करिए, जिससे कि ये समस्या जल्द से जल्द हमारे देश से हट सके। देखिए, मैं फाइनल मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, संकट है कहाँ? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें साधन और संसाधन दे रखे हैं। आज अगर पेट्रोल में दिक्कत है तो मेरे पास तो ईवी है ना, आत्मनिर्भर हूँ मैं। आज अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मैं पेट्रोल व्हीकल नहीं चलाऊंगा ना, क्योंकि मेरे देश को जरूरत है ना। आप अगर गैस नहीं है तो इंडक्शन, मगर मेरे को सब कुछ मिल रहा है। बट जो लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि टांग खींचनी है इनकी और उनकी, आप ये देखिए कि पहले आपकी थाली में है क्या। आपकी थाली में अगर 10 तरह की सब्जी है ना, तो अगर एक सब्जी में संकट आ रहा है तो 9 सब्जियों को आप खा सकते हैं।
मतलब मेरा ये है, पेट्रोल में अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं ईवी से चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड की बात है, शादी है, मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया, आपको मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री जी आपको मिलेगा मौका, प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है, आप शादी के लिए गोल्ड खरीदिए, मगर इसको गलत नजरिए से और इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाइए। और आज की डेट में हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम बढ़ रहे हैं और आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे आगे। राष्ट्र के नाम दोबारा संदेश दें कि मैंने जो सोने के लिए बोला कि 1 साल ना खरीदे, मैंने इस तरीके से नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि सोना शादी की जो महिलाओं का जो आभूषण है वो पहने और वो उसे जो है उतना खरीदे कि जितना उनको हो, जो उनकी हैसियत हो, ज़रूरत हो, लेकिन ये ना कि 1 साल तक ना खरीदे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, चुनाव के बाद सरकार प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ी थी कि उन्होंने कमर्शियल गैस में एकदम 993 रुपये बढ़ाए। उसके बाद जो गैस 2000 रुपये की थी वो 3000 रुपये, 3500 रुपये की हो गई, और वो ब्लैक में 4000 की मिलती थी। एजेंसी वाले खुल के ब्लैक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहा उसकी तरफ। और वो गैस 5000 रुपये की मिल रही है। 5000 रुपये की गैस मिलने के बाद सारे सामान, सब सामान जो महंगा हो गया है। आप जाके देख लो, अगर राजमा चावल वाला 40 रुपये की जो देता था वो 50 रुपये की दे रहा है। होटलों ने सबने 100 रुपये प्लेट बढ़ा दिया है, और महंगाई बढ़ गई है, चाय के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। तो जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव से पहले कहाँ सो रखे थे, जीडीपी कहाँ चली गई है, जीडीपी 2014 में कहाँ थी और आज कहाँ है? आज 6% जीडीपी है। वैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि विपक्ष टांग खींचता है, तो 2014 से पहले जब कांग्रेस 2 रुपये 3 रुपये गैस के दाम बढ़ाती थी तो उस समय विपक्ष कहता था कि जी बहुत रेट बढ़ा दिए हैं। अब 900 कुछ रुपये गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, तो वो चुनाव के बाद क्यों बढ़ाए जाते हैं? हर चीज़ चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ाई जाती है? फाइनल कहना है कि ये जो सारी महंगाई है जनता पे बोझ है, और हर चीज़ जो है इस चीज़ में सरकार नाकाम है। हेलो, देखो जी, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं। देश की आज मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को साथ मिलके चलना होगा, लेकिन कुछ व्यापारियों के लिए भी सोचना होगा कि व्यापार भी इससे कई लोग पैनिक हो रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कम हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि व्यापार अगर कम हो जाएगा तो कैसे सर्वाइव होगा। थैंक यू। तो जन चौपाल में आज आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, ईंधन को कम खर्च करने की बात हो, सोने को लेकर बात हो, और 27 में क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी अपनी रणनीति जो है बताई है कि आखिरकार किस तरह से कामकाज जो है पार्टी लेवल पर चल रहा है, उस किस पार्टी को लेकर वो सपोर्ट करने वाले हैं या कुछ राजनीति में होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो पेट्रोल डीजल जो है गोल्ड को लेकर जो अपील की गई है, प्रधानमंत्री की जो अपील है, उसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। नई चौपाल के साथ फिर जो है हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।